नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज बड़े फैसले का दिन है। मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का क्या होगा, ये अब से करीब 4 घंटे के बाद साफ हो जाएगा। मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। बैठक दोपहर 3 बजे राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में होगी। यह बैठक पहले मनी राम दास छावनी में होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते मीडिया की भारी संख्या में मौजूदगी को देखते इसकी जगह बदल दी गई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास करेंगे। ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि के परासरन बैठक में ऑनलाइन रूप से आएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ने के बाद चंपत राय ने 26 जून को महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अयोध्या पुलिस ने उनसे और अनिल मिश्रा से लंबी पूछताछ की। आज बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला होगा। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होती है तो राम मंदिर से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकार सीईओ के पास चले जाएंगे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सख्त फैसलों से करोड़ों राम भक्तों का ट्रस्ट पर दोबारा भरोसा कायम होगा? तो आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से महज 4 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि आखिरकार ट्रस्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाने वाला है। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में, मंदिर ट्रस्ट की बैठक में, एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करना। इस दौरान कैसे वोटिंग होगी ये भी आपको हम बता देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन एक पद अभी खाली होने के बाद कुल 14 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। ट्रस्ट के 11 सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार है, क्योंकि बाकी 4 सदस्य सिर्फ अधिकारी हैं जो नॉमिनेटेड हैं। अब 11 में एक पद खाली होने के कारण कुल 10 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला करेंगे। तो ये खाका रहेगा कि किस तरह से आज अगर वोटिंग होती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जाए तो बैठक में मौजूद जो ट्रस्टीज हैं वो फैसला लेंगे। अब राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा ये भी आपको बता देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास बीमारी के बाद अस्पताल से ठीक हो चुके हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं। वो बैठक में अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा भी बैठक में रहेंगे। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख निपेंद्र मिश्रा की बैठक में मौजूदगी रहेगी। केवल के परासरन बैठक में ऑनलाइन रूप से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बाकी सभी सदस्य इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त आपको बता दें कि एक एक करके तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं और आज 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। 3 बजे जो बैठक होगी इसमें फैसला लिया जाएगा कि चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर क्या फैसला लिया जाएगा। और अब सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी लगातार हमें इस बैठक के बारे में जानकारी दे रही है। ओवर टू यू मीनाक्षी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज फैसले का दिन है। आज दोपहर 3 बजे ठीक मेरे पीछे जो द्वार आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर का जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार है। ये वो वीवीआईपी द्वार है जहां से सभी ट्रस्ट के मेंबर्स भीतर जाएंगे और यहीं ट्रस्ट के बैठक होगी। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इस वक्त वैदेही भवन में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का दौर जारी है। ये अनौपचारिक मुलाकात हो रही है। स्वामी गोविंद देवगिरी जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, इसके अलावा बजरंग बागरा वहां पर मौजूद हैं, वो इस मीटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा कृष्ण मोहन जो इस ट्रस्ट के एक और सदस्य हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो आज फैसले का दिन है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द डे। आज वो दिन है जब ये तय हो जाएगा कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं। और जैसा कि ट्रस्ट की अगर आप पूरे नियम कानून को देखेंगे तो ट्रस्ट के अंदर यदि कोई एक बार सदस्य बनाया जाता है तो फिर वो आजीवन सदस्य रह जाता है। वो अपने पद से तो इस्तीफा दे देता है, लेकिन इसके अलावा क्या उसे ट्रस्ट के सदस्य के पद से भी हटाया जाता है या नहीं, ये फैसला आज इस बैठक में तय हो जाएगा।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रस्ट में अब आगे क्या होने जा रहा है, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, सदस्य के तौर पर कौन सा वो व्यक्ति शामिल होगा जो इस ट्रस्ट को ट्रांसपेरेंट तरीके से चला पाएगा। आज सारी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। तो 3 बिंदु ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द आज का पूरा दिन बीतने जा रहा है। ट्रस्ट के अंदर सबसे पहले आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से आज क्या क्या चीजें टेबल की जाएंगी। पहली बात तो ये कि अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर किया जाता है या नहीं, आज की ये बैठक तय करेगी। हमारे सोर्सेज का मानना यह है कि चूंकि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है और उनके पद पर रहते हुए हुई है, तो ऐसे में ये फैसला लिया जा सकता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो। अब दूसरा, एसआईटी की जो अंतरिम रिपोर्ट है वो भी टेबल की जाएगी। उस पर चर्चा होगी कि एसआईटी के इस रिपोर्ट में किस किस को दोषी माना गया है, किस किस को अपराधी माना गया है, कौन कौन जांच के दायरे में है, कब कब चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, की तमाम बातें एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में क्या कही गई हैं वो सामने रखी जाएगी। अगला विषय ये है कि ट्रस्ट को अब आगे कैसे चलाया जाएगा, भरोसा बहाली कैसे होगी। राम मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो दान पेटी में चढ़ावा डालते हैं, उन लोगों के द्वारा चढ़ाए गए दान की या चढ़ावे की वो गणना कैसे होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो क्या फॉलो किया जाएगा। और इससे ज्यादा बड़ा सवाल कि अब जो नई नियुक्तियां होंगी वो किन की होने जा रही है, कौन महासचिव बनाया जाएगा, कौन ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जो आज लगातार चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेंगे। ठीक दोपहर 3 बजे होने जा रही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एजेंडे में सबसे ऊपर है चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार। इस दौरान कैसे वोटिंग होगी वो मैं आपको एक बार प्रक्रिया बता देती हूँ। राम मंदिर ट्रस्ट में चूंकि 15 सदस्य हैं, एक पद अभी खाली है, कुल 14 सदस्य हैं। 14 सदस्यों में से 11 सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार है। ऐसे में 11 पद पर भी एक व्यक्ति खाली होने के कारण कुल 10 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के फैसले पर चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी रुचि इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अयोध्या से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है रुचि, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, अब उनका इस्तीफा, उनकी विदाई तय है। विदाई तय ही समझनी चाहिए, जब तक हो ना जाए तब तक ये नहीं कह सकते, लेकिन तय था। जो अभी ये एजेंडा मिला है इस मीटिंग का, उसमें ये है कि क्योंकि नित्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं, वो पहले रखेंगे कि मीटिंग क्यों बुलाई गई, लेकिन वो काफी बीमार रहते हैं तो उनकी तरफ से ये बात कोई और रखेगा। फिर चंपत राय अपनी बात रखेंगे कि आखिर ये सब मंदिर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर वो अपनी पूरी डिटेल देंगे। फिर अनिल मिश्रा आएंगे तीसरे नंबर पर और अपने इस्तीफे की वो पेशकश करेंगे। चंपत राय इस्तीफे की पेशकश करेंगे, फिर अनिल मिश्रा पेशकश करेंगे। उसके बाद गोविंद गिरी आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वो कोषाध्यक्ष हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे कि ट्रस्ट में क्या क्या नियम है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि परमानंद गिरी महाराज बताएंगे कि अब क्या होना चाहिए। फिर स्वामी विश्व ज्योतिर्थ जी हैं, वो अपनी राय देंगे। फिर क्योंकि जो दीनेन दास हैं वो और के पराशरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़ेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से मीटिंग चलेगी। लेकिन मीनाक्षी ये साफ है, क्योंकि जिस तरह से जो भी कुछ हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो ये नौबत क्यों आई, मैं इस पर चर्चा करूंगी। लेकिन अभी रुचि ने जो बड़ी खबर दी है एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने रख दिया। ट्रस्ट की बैठक का जो पूरा एजेंडा है वो अभी रुचि हमारी सहयोगी बता रही है। महंत नृत्य गोपाल दास चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उनकी जगह उनके सहयोगी उनका पक्ष रखेंगे, उनकी बात रखेंगे बैठक में। उसके बाद चंपत राय अपनी बात रखेंगे, ट्रस्ट को ये जानकारी देंगे कि घटना कैसे हुई, और इसके बाद वो अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। इसके बाद अनिल मिश्रा तीसरे नंबर पर बोलेंगे और अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये जानकारी दी जाएगी। इसके बाद गोविंद गिरी इस पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बतौर कोषाध्यक्ष उन्हें अपनी बात रखनी है। कोष को लेकर ट्रस्ट में क्या क्या नियम है और कहां कहां पर चूक हुई है, बतौर कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अपनी बात रखने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पूरे एजेंडे पर आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है विशाल, दर्शकों को बताएं।
मीनाक्षी, 3 बजे से जो महत्वपूर्ण बैठक राम मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत होगी, इसकी राम मंदिर परिसर अयोध्या में, उसमें जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है और इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि चंपत राय का, अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है न सिर्फ वो मंजूर किया जाएगा बल्कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये दोनों ही पदाधिकारी, जिसमें चंपत राय शामिल हैं, अनिल मिश्रा शामिल हैं, ट्रस्ट से भी हटने की पेशकश करेंगे। तो ये बड़ी बात ये होगी कि न सिर्फ इस्तीफे की मंजूरी मिलेगी बल्कि वो ट्रस्ट से भी हटने की पेशकश करेंगे और अपने लिए एक सेफ एग्जिट का जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश करेंगे अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। और राम मंदिर परिसर में जो बैठक होगी ट्रस्ट की, उस बैठक में इस बात को भी अनुमति दी जाएगी कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिलहाल आप राम मंदिर की जो पूरी दैनिक गतिविधियां हैं इससे भी हट सकते हैं, ट्रस्ट से भी हट सकते हैं और जो इस्तीफा है उसको तो मंजूर किया ही किया जाएगा। तो बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि जो पूरा मसौदा है वो पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनकी बातों को जो उनके सहयोगी हर वक्त साथ में रहते हैं, महंत कमल नयन दास, वो अपनी बातों को रखेंगे महंत नृत्य गोपाल दास के जरिए। और उसके बाद इस चूड़ी जो बैठक है उसका न सिर्फ एजेंडा तय होगा बल्कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट किस तरीके से काम करेगा, महासचिव के तौर पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, सदस्यों के तौर पर किस तरीके की नियुक्ति होगी और किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश सरकार है एक समन्वय के साथ इस तरीके से, इस मॉडल के साथ आगे बढ़ेगी कि भविष्य में कम से कम इस तरीके की जो चोरी है, चढ़ावा चोरी है, न सिर्फ इस तरीके की बातों को विशाल, जो आप कह रहे हैं कि तिरुपति ट्रस्ट जिस तरीके से चलाया जाता है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है, उस मॉडल को कैसे राम मंदिर में फॉलो किया जा सकता है, इस पर हर श्रद्धालु की नजर टिकी हुई है, इंडिया टीवी के हर दर्शक की नजर टिकी हुई है। और जो बड़ी खबर विशाल बता रहे हैं कि गोविंद गिरी बतौर कोषाध्यक्ष अपनी बात रखेंगे, कोष को लेकर क्या नियम है, क्या प्रावधान है, वो बात रखी जाएगी, कहां कहां पर चूक हुई है ये जानकारी आएगी। इसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अपनी बात रखेंगे, युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज फिर अपनी बात रखेंगे और क्या होना चाहिए इस पर वो अपनी बात रखेंगे, क्या फैसला लिया जाना चाहिए, यानी भविष्य में क्या ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और राम भक्तों का ट्रस्ट जो है इस ट्रस्ट पर और राम मंदिर पर बना रहे। इसके अलावा स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज भी अपनी राय देंगे और आखिर में कृष्ण मोहन ये बताएंगे कि उन्होंने एफआईआर किन तथ्यों के आधार पर कराई है। हमें ये याद रखना चाहिए जो ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई है ये एफआईआर कृष्ण मोहन की तरफ से ही कराई गई है। वोटिंग में सूत्रों के अनुसार इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ट्रस्ट से अलग होने की पेशकश भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है, इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि जिस तरह से ये मीटिंग बुलाई गई, एजेंडा तो यही है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना है। क्यों आपने भी देखा कि किस तरह से जो कोषाध्यक्ष उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना होगा और हर जना ये कह रहा है कि अब चंपत राय भले अपने को निर्दोष बता रहे हो लेकिन नैतिकता तो उनकी बनती ही थी कि वहाँ इस तरह की चोरी हो रही थी। तो ये पूरी इस तरह से मीटिंग चलेगी और करीब 3 बजे से शुरू होगी। ये कहा जा रहा है कि करीब 1.5-2 घंटा इस मीटिंग को पूरा होने में लगेगा। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो मीटिंग में जो भी कुछ फैसले हुए वो सुनाए जाएंगे। अब जहाँ तक इसको चलाने की बात है कि ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है ये किस तरह से चले, एसआईटी ने जो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दी उसमें एसआईटी ने ये लिखा है कि ये जो ट्रस्ट चलाया जा रहा है इसमें बहुत तरह की कमियां हैं, कमियां ही कमियां उन्होंने लिखा है कि हर जगह लापरवाही है, हर जगह कमियां हैं, तो उसको सही होना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया उस रिपोर्ट में कि ये तिरुपति की तर्ज पे इसको यहाँ किया जा सकता है। लेकिन पुलिस के कुछ लोगों से जो एसआईटी में है उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि तिरुपति में भी कुछ कमियां सामने आई हैं, तो ये कहा गया कि सब चीज़ दूर की जाए। अब तिरुपति अगर आप गई होंगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ खुले में काउंटिंग होती है एक जंगले के अंदर। हम भी जाएं तो वो हमारी जांच करेंगे, हम भी वो काउंटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इतना ट्रांसपेरेंट नियम है रुचि, मैं तो कई बार जा चुकी हूँ और उसमें जब हुंडी में ताला लगता है, हुंडी का ताला खुलता है तो जो श्रद्धालु वहाँ पर आए हुए होते हैं उन्हीं में से किसी को भी रैंडमली चुन के आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर आकर खड़े हो, आपके सामने ये कार्यक्रम हो, मतलब गिनती का, कलेक्शन का पूरा काम होगा। तो उतनी ही ट्रांसपेरेंसी की अभी आवश्यकता है। इसलिए जो अभी जानकारी मिल रही है कि अब ट्रस्ट आगे किस तरीके से चलाया जाएगा, कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर रिपोर्ट क्या कहती है।
देखिए, एक नाम तो बजरंग भागड़ा का आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो महामंत्री हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, संघ से भी जुड़े हैं और वो प्रोफेशनली भी काबिल है इसके। और दूसरा नाम आ रहा है जो कृष्ण मोहन जी हैं, क्योंकि कृष्ण मोहन ने ही पूरे मामले की मुकदमा जो एफआईआर कराई, कृष्ण मोहन ने कराई। अब कृष्ण मोहन हालांकि ट्रस्ट में शुरू से नहीं जुड़े हैं, कामेश्वर चौपाल का जब निधन हुआ उसके बाद ये आए हैं, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट की पूरी कोशिश यही है कि जो कमियां अभी इस ट्रस्ट में हैं वो कमियां दूर कर दी जाएं। तो दो नाम जो अभी रुचि बता रही हैं, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक बजरंग बांगड़ का नाम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, और क्योंकि वो नालको के चेयरमैन रहे हैं, क्योंकि वो वीएचपी से जुड़े रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजरियल स्किल भी जानते हैं, वो संघ और संगठन के काम करने का तरीका भी जानते हैं, राम मंदिर में उनकी आस्था भी है, ऐसे में बजरंग बांगड़ का नाम प्रपोज किया जा सकता है। विशाल, इससे लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? मीनाक्षी, बिल्कुल सटीक जानकारी है ये जो इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दे रहा है कि महासचिव की पद की रेस में बजरंग बांगड़ का जो नाम है वो सबसे तेजी से आगे चल रहा है। और जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनका जो डेडिकेशन है, उनका संघ के साथ और जो संगठन के साथ जुड़ाव है, विश्व हिंदू परिषद का लंबा उनका एक्सपीरियंस है, इसके अलावा नालको में जिस तरीके से उनकी मैनेजरियल स्किल्स को भी देखा गया है, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें कम से कम संघ संगठन सरकार को नजर आ रही है, जो महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद के दायित्वों का न सिर्फ निर्वहन कर सकता है, बल्कि इस मैनेजर स्किल्स का जो उन्होंने नालको में काम करके अनुभव प्राप्त किया है, उन अनुभवों के आधार पर वो राम मंदिर ट्रस्ट में जो बहुत सारी खामियों का जिक्र किया गया है, इनफैक्ट जिस तरीके से भी रुचि जी बता रही थी कि खामियां ही खामियां का जिक्र किया है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में, तो कम से कम इन सारी खामियों को कम किया जा सके, रोका जा सके, या यूं कहा जाए कि अब खत्म किया जा सके, इसको लेकर के बजरंग बांगड़ का नाम महासचिव पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन देवानंद गिरी की अगर बात कर लिया जाए, इसके अलावा कृष्ण मोहन की बात कर लिया जाए, जिनके तहरीर के आधार पे इस एफआईआर को लिखा गया था, इन लोगों का भी नाम चल रहा है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक बजरंग बांगड़ इस महासचिव पद की जो दौड़ है उसमें सबसे उपयुक्त नजर आ रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं, और संगठन, सरकार और उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है उसके हिसाब से फिलहाल बजरंग बांगड़ सबसे आगे नजर आ रहे हैं इस रेस में। मीनाक्षी जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं बता दूं, इस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है, ठीक मेरे पीछे जो आप द्वार देख रहे हैं, ये राम मंदिर परिसर का वो वीवीआईपी द्वार है, जहां से चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे तमाम बड़े नेता आए, ट्रस्ट के मेंबर्स आए, जितने गणमान्य अतिथि हैं, चाहे राष्ट्रपति आए, आपने सभी लोगों को इसी द्वार से भीतर जाते हुए देखा होगा। और ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार है। अब से थोड़ी देर में यहीं से आप सभी लोगों की आवाजाही देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी हुई, आज इस ट्रस्ट की मीटिंग में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास चूंकि बीमार हैं, बीमारी के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे बतौर अध्यक्ष, लेकिन वो अपनी तरफ से बात नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत बीमार है। उनकी तरफ से उनके सहयोगी उनकी बात को आगे रखेगा। इसके अलावा चंपत राय अनिल मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख निपेंद्र मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। पराशरण जो कि इस पूरे मामले में सबसे पहले याचिकाकर्ता हैं, जिनके कोर्ट में याचिका डालने की वजह से ये पूरा केस शुरू हुआ था, और बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, संघर्ष से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है के पराशरण। वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन रूप से वर्चुअली वो इसमें बैठक में जुड़ेंगे। पराशरण सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान का पक्ष उन्होंने रखा था। ट्रस्ट में शामिल बाकी सदस्यों में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बैठक में मौजूद रहेंगे। निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए, अयोध्या के निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए दिनेंद्र दास इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वासुदेवानंद सरस्वती बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के प्रमुख संत है, वो इस बैठक में रहेंगे। तो वहीं स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ अष्ट मठों में से एक अधोक्षज मठ के पीठाधीश्वर परमानंद गिरी जी युग पुरुष हैं, वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं। कल ही वो हरिद्वार से फिर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी इस बैठक में अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे। पुलिस या क्या कार्रवाई हो रही है, एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट में अनऑफिशियली हमारे पास क्या क्या हमारे सोर्सेस ने जानकारी दी है, हम इस पर अभय से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुचि, बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा, इस पर एक बार फिर से डिटेल दर्शकों तक पहुँचा दें। बिल्कुल, देखिए, नृत्य गोपाल दास हैं, वो अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के,
तो वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि वो कुछ काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, अभी आपने देखा कि लखनऊ में भर्ती भी थे वो वहाँ पे, तो वो शुरू करेंगे बैठक का। और जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, वो वहाँ पे उस मौजूद रहेंगे। वासुदेवानंद सरस्वती मौजूद रहेंगे, परमानंद गिरी महाराज होंगे, श्री विश्व तीर्थ जी हैं वो होंगे, जो दीनेन्द्र दास हैं जो निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं वो आज नहीं है अयोध्या में रहते हैं, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं, तो उनका कहना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इसी तरह से जो पराशरन आपने जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, चेन्नई में रहते हैं, वो भी वेब से उससे जुड़ेंगे। कृष्ण मोहन रहेंगे। तो ये सारे लोग, और उसके अलावा जो अयोध्या के डीएम हैं वो पदेन सदस्य हैं, वो आएंगे मीटिंग में। संजय प्रसाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अधिकारी, ये सब पदेन सदस्य हैं। निपेंद्र मिश्रा, उनको वोटिंग राइट नहीं है इन 4 लोगों को, लेकिन बैठक में शामिल होंगे। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय बताएंगे, इस वक्त एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट देखिए ये सार्वजनिक नहीं की गई है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इसे सार्वजनिक कर देनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर जब कोई मामला अंडर ट्रायल होता है या अंडर प्रोसीजर होता है, छानबीन में होता है, तो उसे आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ट्रस्ट के पास तो वो रिपोर्ट है। आज ट्रस्ट उस रिपोर्ट को टेबल करने जा रहा है। आपके सोर्सेस क्या बताते हैं, क्या क्या बातें हैं उस शामिल? देखिए, एसआईटी की जो रिपोर्ट है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मुद्दा तो यही है कि चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर बातचीत होगी, और जो दूसरी अहम इस मीटिंग के अंदर चर्चा होगी वो होगी जो एसआईटी की फाइनल फाइंडिंग्स हैं। एसआईटी ने अब तक क्या क्या करा है। एसआईटी ने पहले भी चंपत राय से पूछताछ की थी, एसआईटी ने तमाम आरोपियों से पूछताछ की, और एसआईटी अपना स्टेटमेंट इनका दर्ज करके चली गई थी। अब जब दोबारा एसआईटी आई है तो अनिल मिश्रा के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, साथ ही गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, और सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ी लापरवाही, बड़ी अनियमितताएं जो हैं वो यहां पर बढ़ती गई हैं। एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की जाएगी, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि आखिरकार आउटसोर्स कैशियर्स की नौकरी किस तरीके से लापरवाही तरीके से करवाई गई। जितना बड़ा जगह है जहां पर पैसे गिने जाते थे, वहां पर सीसीटीवी कैमरों की कमी है। किस तरीके से ये लोग बिना चेकिंग नहीं की जाती थी, किस तरीके के कपड़े ये लोग पहनकर आते थे, अपनी जेबों में, अपनी जुराबों में ये लोग कैश और ज्वेलरी भरकर ले जाते थे। जो भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आज मीनाक्षी इस बैठक के अंदर बताई जाएगी। चंपत राय को कहा जाएगा कि वो अपना पक्ष रखें, किस तरीके से लापरवाही हुई। अनिल मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे, और एसआईटी की अब तक की जो जांच है, बेशक विपक्ष कह रहा हो सार्वजनिक कर देनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक वो अभी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अयोध्या पुलिस जहां तक बात है, 140 लोगों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, 60 लोगों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, चंपत राय के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, गोपाल राव और साथ ही अनिल मिश्रा से इसी हफ्ते में अयोध्या पुलिस भी अपनी पूछताछ कर सकती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, चंपत राय और ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, ना केवल वो 8 आरोपी जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टी को तो खंगाला जा ही रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों ने क्या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया हुआ, इस पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी जो अभय पराशर हमें दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बार जरा पूरा चारों तरफ माहौल है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये वो द्वार है जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार, और इसका वो द्वार जो है और ये द्वार, एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहीं से सारे ट्रस्ट के मेंबर्स अंदर मीटिंग के लिए जाएंगे। जो ये द्वार आप देख रहे हैं, चारों तरफ अयोध्या पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट पुलिस का पूरी क्षेत्र में हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे महिला पुलिस दल हो चाहे पुरुष पुलिस दल हो, वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में, इस वक्त तकरीबन 11:30 का समय होने वाला है और 3 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। अपने समय अनुसार ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें ज्यादातर सदस्य यहीं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, और के पराशरन जो है वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर आज बड़ा फैसला होगा। 26 जून को उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इसी दिन अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब इन दोनों इस्तीफे पर ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, इस पर इंडिया टीवी की नजर बनी रहेगी। मायानगरी मुंबई थम सी गई है, सहम गई है। भारी बारिश ने कैसे मुंबई को घुटनों पर ला दिया है, कहां कहां आफत ने मौत की दस्तक दे दी है, कैसे मुंबईकर मुसीबत से दो चार हो रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी तबाही आई है। नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं, कई गाड़ियां पहाड़ के मलबे में दब गई हैं। NH 244 को बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे का एक हिस्सा बह गया है।
वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आप देखिए किस तरह गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, सैलाब चारों तरफ है, ऊपर से पहाड़ टूट टूट कर गिर रहा है, हाईवे कई जगहों से टूट कर बह गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये डरावना मंजर है जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आया है। नेशनल हाईवे 244 का ये मंजर है जहां गाड़ियां भी बेबस हैं क्योंकि पहाड़ से टूट टूट कर मलबा गिर रहा है और सैलाब कितना तेज है या फोर्स कितना है ये आप देखिए, और गाड़ियां कैसे इस मलबे में फंसी हुई हैं, दबी हुई हैं जहां तहां, वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये सैलाब, ये जो कहर है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पर टूट रहा है। बसेस खड़ी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं और गाड़ियां पूरी तरीके से धंस गई हैं। आप देखिए जो नीचे वाला हिस्सा होता है गाड़ियों का वो पूरी तरीके से धंस गया है क्योंकि ऐसे समय में जब तेज बारिश होती है तो पहाड़ से मलबा गिरता है, यानी मिट्टी और पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और साथ ही साथ बारिश की वजह से पानी भी होता है जिसकी वजह से एक मोटा मलबा जमा हो जाता है और इस मोटे मलबे में गाड़ियां धंसने लगती हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो भी लोग जहाँ पे है तो वो वहीं पे रहें, घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है ऐसे में बाहर निकलने से, इसलिए बाहर कोई भी ना निकले, अपने अपने घरों में ही रहें। अब देखिए आधे हिंदुस्तान में तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कुदरत ने भयंकर तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में इस वक्त बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। अभी अभी बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। अगले 48 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पुणे, ठाणे, डोंबिवली, वसई, विरार में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। मुंबई में बारिश के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। सभी स्कूल कॉलेज आज पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई से पुणे तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते भारी भरकम पेड़ भी गिर रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड के चलते यातायात ठप हो गया। बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी वो सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद मुश्किल भरे रहने वाले हैं। तो माया नगरी जो हर वक्त दौड़ती भागती नजर आती है, उस माया नगरी की रफ्तार पर इस पानी ने मानो ब्रेक लगा दिया है। एक्सप्रेसवे बंद हो रहे हैं, रेल रूट बाधित हो गए हैं। चौल गिर गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कुल 250 पेड़ गिर गए हैं। अलर्ट जारी है क्योंकि अभी भी आफत बरकरार रहेगी। फिलहाल मुंबई नगरी जो है या माया नगरी जो है वो पानी में डूबती हुई नजर आ रही है और हर बार जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही मॉनसून दस्तक देता है, मुंबई पानी पानी हो जाता है, महाराष्ट्र पानी पानी हो जाता है। सबसे बुरा हाल माया नगरी का होता है जहां रेलवे ट्रैक डूब जाते हैं, सड़कें डूब जाती हैं, घरों में पानी भर जाता है और कई जगह हादसों से कई लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में सवाल बीएमसी की तैयारियों को लेकर है कि मॉनसून से पहले क्या मुकम्मल तैयारियां नहीं की जाती, क्या वो बजट जो लोगों के हित के लिए जारी किए जाते हैं उन बजट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आप ये देखिए किस तरीके से लोगों को, ये देखिए पेड़ कैसे अचानक से गिरा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और तेज जो हवा है वो भी चल रही है और ऐसे में बड़े से बड़ा पेड़, मजबूत से मजबूत पेड़ भी कैसे गिर रहा है। अब देखिए फुटपाथ पर लोग हैं और ऐसे में ये पेड़ गिर जाता है। इसके नीचे जो आए होंगे लोग चपेट में, उनकी भी किस तरीके की हालत हुई होगी वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नासिक से लेकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ तक जबरदस्त आफत बरस रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हालात जो हैं वो मुंबई के खराब हैं। भारी बारिश ने मुंबई पर जबरदस्त कहर बरपाया। मानखुर्द में चौल गिरने से 5 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई, जबकि पिछले 2 दिन में मुंबई के अलग अलग इलाकों में 250 पेड़ गिर गए जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक के पास लैंडस्लाइड हो गया जिसके बाद एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा। उधर करजत लोनावाला के घाट सेक्शन पर लैंडस्लाइड के चलते ट्रेन सेवा बाधित हो गई, ट्रैक टूट गया। मुंबई में 48 घंटे भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बीएमसी ने सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने सभी
सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बीएमसी ने लोगों से कहा है कि वो पेड़ों, खंभों और समंदर की लहरों से दूर रहें, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ भरभरा कर गिर रहे हैं या बिल्डिंग्स गिर रही हैं, लोगों की जान आफत में आ गई है। ये तो आप मानखुर्द में चौल जहां पर गिरी या चौल की बिल्डिंग जहां पर गिरी है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, 4 बच्चे और एक महिला इसमें शामिल है। बिल्डिंग ही नहीं, पेड़ भी गिर रहे हैं, तो ऐसे में एहतियात बरतें। अपने घर से अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो कोशिश करें कि जहां बड़े बड़े पेड़ हैं उसके नीचे खड़े ना हो। कई बार हम बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से और तेज हवाओं के चलते पेड़ भी गिर रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ये मुंबई की मानखुर्द इलाके से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 5 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई है। इस हादसे को लेकर खुलासा भी हो गया है। मुंबई के मानखुर्द हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 3 दिन से चौल की छत टूट रही थी, ये खुलासा वहां की रहने वाली एक महिला ने किया है। 3 मंजिला चौल की टाइल शुक्रवार से ही टूटकर गिर रही थी। हादसे से पहले दूसरी चौल ढूंढने निकला था मोइनुद्दीन, उसके जाते ही चौल भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर उसकी पत्नी और 4 बच्चों की मौत हो गई। पड़ोस का एक बच्चा भी इस हादसे की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। लोगों की यहाँ पे डेथ हुई, आप सब पास पड़ोस है, आपका जानते होंगे उनको? पड़ोसी ना है, ये सब लोग पड़ोसी है ना। वो तो बोल के गए थे मोइन भाई कि तुम लोग यहीं पर उनके घर पे रहना, हम आ रहे हैं अभी रूम ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन अब वो लोग की आ गई थी, अभी तो वो पहुंचे भी नहीं थे। जब तक तो वो लोग घर में गए, और ये तो उनको बता के गए थे कि घर में मत जाइए, घर में मत जाइए, बता के गए थे घर में मत जाइए। अब उन लोग को जाना ही वाला था, और साथ में बच्चे भी चले, जैसे माँ गई उसके बाद बच्चे भी साथ साथ चले गए, दूसरे का भी बच्चा चला गया। वो कह रहे थे कि घर गिर सकता है, पहले से पता था कि हाँ गिरेगा। और जुमा के दिन से टाइल्स टूट टूट के गिर रही थी। अच्छा, जुमा के दिन से, शुक्रवार से? हाँ, टूट के गिर रही थी, वो टाइल्स गिर रही थी। एक आदमी थे उनके ऊपर गिरा, वो यहीं बेहोश पड़ गए। अच्छा। और उसी दिन से टूट के गिर रही। कल सुबह के पूरा वहाँ से यहाँ से वहाँ तक पूरा गिर गई थी। सब लोग कह रहे थे कि खाली करा दो, तो सब खाली कर रहे, सब खाली कर। शुक्रवार से वो ढूंढ रहे होंगे दूसरा घर? हाँ, शुक्रवार से ढूंढ रहे थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मुंबई के नाला सोपारा से आ रही है। भारी बारिश से मुंबई में ट्रेन सेवा पर बुरा असर पड़ा है। नाला सोपारा रेलवे स्टेशन में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ट्रैक डूब गई हैं, जिससे रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और ट्रेन उसी से गुजर रही है। ट्रेन के पहिए भी पानी में डूबे हैं। लोग ऐसे में ही यात्रा करने को मजबूर हैं। पूरा का पूरा स्टेशन डूब गया है। यात्रियों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। सिर्फ स्टेशन के भीतर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके भी डूब चुके हैं। जिधर नजर डालिए उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों को उसी में डूबकर जाना पड़ रहा है। इतना पानी बरसा कि नाला सोपारा में इस वक्त हालात बेहाल हो चुके हैं। सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया है, स्टेशन पर कई फीट पानी जमा हो गया है और जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से ठप हो रही है। मुंबई में तेज बारिश का काफी बुरा असर यहां की रेल यातायात पर पड़ा है। एक और खबर सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते मुंबई पुणे रेल सेवा ठप हो गई है। घाट सेक्शन के पास लैंडस्लाइड होने के चलते ट्रैक टूट गई है। सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया है। 16 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि 9 के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ट्रैक पर भारी भारी चट्टानें गिरी हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर ये जो ट्रैक है वो टूट गया है और फिर इस ट्रैक को बंद कर दिया गया है, इस रूट को बंद कर दिया गया है। आप भी देख लीजिए कैसे चट्टानें गिरने से या मलबा गिरने से ट्रैक जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। बीच में से ट्रैक गायब हो गया है और देखिए कैसे तेज पानी बह रहा है। आप देखिए ट्रैक के बीच में से तेज पानी बहने लग रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त महाराष्ट्र में आसमानी आफत बरस रही है। कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह से भारी तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि एहतियातन अब इस ट्रैक को बंद कर दिया गया है। इसके सिवाय कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जहां पर ट्रैक है वहां पर अब मलबा है। बीच में से ट्रैक टूट गया है और ट्रैक टूटने की वजह से इस रूट को बंद किया गया है। समीर भिसे मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आप सबसे पहले ताजा अपडेट हमें दीजिए। मौसम का हाल आज कैसा है? राहत रहेगी या आफत बरकरार रहेगी?
बिल्कुल राहत की कोई बात नजर नहीं आती इस वक्त प्राची। आफत बरकरार है, क्योंकि आफत का एक नज़ारा हम फिलहाल हमारे पीछे इस माटुंगा का जो 5 गार्डन है वहीं दिखा देते हैं कि 8 बजे के आसपास ये पेड़ गिरा था। एक बड़ा सा पेड़ था जो एक प्रीमाइसेस से दूसरे प्रीमाइसेस को पार करता हुआ पहुंचा और सड़क पूरी तरह से जाम कर दी थी। बीएमसी के कर्मचारियों ने लगभग कड़ी मशक्कत के बाद अब किसी तरह से इसकी पूरी डालें काट दी हैं और यातायात के लिए थोड़ी देर बाद इसे खुला कर दिया जाएगा। ये हालात है मुंबई के कि एक के बाद एक पेड़ गिर रहे हैं, इसलिए राहत फिलहाल मुंबईकरों को मिलती नजर नहीं आ रही। रेड अलर्ट जो है बीएमसी की ओर से, यानी कि मौसम विभाग भी कहें तो उन्होंने जारी कर रखा हुआ है, क्योंकि राहत सिर्फ मुंबई की ही बात नहीं है प्राची। मुंबई का जो पूरा एमएमआर का रीजन है, यानी जिसे हम कल्याण डोंबिवली का इलाका हो, ठाणे है, पालघर है या रायगढ़ का इलाका है, इन सभी जगहों पे मूसलाधार बारिश इस वक्त जारी है, क्योंकि रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, जिसके चलते कई जगहों पर रेल सेवाएं पूरी तरह से बाधित हुई हैं। फिलहाल गनीमत यह है कि मुंबई की जो उपनगरीय रेल सेवा है वो धीमी गति से ही क्यों न हो जारी है, लेकिन स्कूलों को पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद है आज, सिर्फ एमएमआर रीजन ही नहीं तो बल्कि जो पालघर और ठाणे का इलाका है, रायगढ़ का है, वहाँ पे भी स्कूल आज बंद है। इसलिए मुंबईकरों को फिलहाल कोई राहत नहीं है। लगातार प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतने की हिदायत लगातार जारी की जा रही है, क्योंकि जहां कहीं पानी का जमाव है वहां से ना गुजरे और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। ये हिदायत लगातार प्रशासन की ओर से दी जा रही है। सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह किया है कि जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। बिल्कुल, देखिए इस प्राकृतिक मार के आगे सब कुछ थम सा गया है, हर कोई बेबस है और इसीलिए एहतियात बरतने की जो चेतावनी है वो जारी की जा रही है। शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड के बाद मिसिंग लिंक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे पुणे से मुंबई जाने वाला यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर पुणे से मुंबई जाने वाली लेन में खंडाला एग्जिट के पास लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, मलबा सुरंग के पास गिरा, जिसके चलते यातायात बंद करना पड़ा। राहत की बात यह रही कि जिस समय चट्टान गिरी उस दौरान वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मलबे के कारण पुणे से मुंबई की ओर जाने वाले लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ की लागत से इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाया गया था। देखिए, कई करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था, जिसे इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। आप देखिए कैसे झरने की तरह पानी बह रहा है, और सिर्फ पानी नहीं बह रहा बल्कि चट्टान का बड़ा हिस्सा भी इसी जो सड़क है उस पर आकर गिरा है, जिसकी वजह से सड़क भी टूट गई है और इसका एक बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसकी वजह से इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने शहर को झकझोर कर रख दिया है। आफत हर तरफ से आ रही है, पेड़ लगातार गिर रहे हैं जिससे लोग दबकर मर रहे हैं, कई घायल हो रहे हैं, गाड़ियां भी दब रही हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते 250 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए। कुर्ला, दादर, वर्ली, अंधेरी सबसे ज्यादा पेड़ गिरे हैं। कुर्ला और गोरेगांव में 2 लोगों की मौत हो गई। बीएमसी ने सभी पेड़ों का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। तेज बारिश के बीच पेड़ गिरने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। दादर से लेकर नवी मुंबई तक पेड़ गिरने से लोगों पर आफत टूट पड़ी है। गोरेगांव में एक युवक की मौत हो गई तो कुर्ला में पेड़ गिरने से बुजुर्ग की जान चली गई। पूरे मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाओं से लोग परेशान हैं। ये दोहरी मार है जो मुंबई के लोगों पर पड़ी है। खुद बीएमसी भी इस हालात से निपटने में नाकाम है। बारिश में जल भराव और बाकी समस्याओं से जूझ रही बीएमसी के सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में मेयर रितु तावड़े ने कहा कि वो सभी पेड़ों की डिटेल मंगवा रही हैं और एहतियात के तौर पर लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, अचानक से पेड़ गिर जाता है और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। जिस वक्त ये पेड़ गिरता है, एक महिला गुजर रही है, एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और एक फुटपाथ पर आपको छोटी सी दुकान भी नजर आ रही है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, दरअसल अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश इन पर भारी पड़ गई। और ये कुर्ला की तस्वीर है, यहाँ एक गेट है और इस गेट के पास अचानक से पेड़ भरभरा कर गिर जाता है। पेड़ गिरने की वजह से लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी है। ये बुजुर्ग, इस पेड़ के नीचे दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। कुर्ला से ये तस्वीर सामने आई।
और देखिए दादर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पानी का अटैक है, एक तरफ सड़क पर पानी है, तो दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच एक पेड़ आकर गिर गया है। अब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा होगा तो कितना नुकसान ये पेड़ कर सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और तस्वीर मुंबई की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके की तबाही है। ये एक ऑटो रिक्शा है जो पूरी तरीके से टूट गया है। इसके आगे वाला जो हिस्सा है ऑटो का वो डैमेज हो गया है क्योंकि पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने की घटना हुई है और पेड़ गिरने की घटना की वजह से ये नुकसान हुआ है। जितने भी रोड के कंक्रीटीकरण हो गए उसके बाजू के पेड़ है और जहाँ पे पुराने पेड़ मुंबई के उसके भी ऑडिट करने के लिए बोला है। लेकिन ये 2 दिन से बहुत भारी बारिश और उसी के साथ में वारा जो हवा, तेज हवा, इसके वजह से मैंने सुबह ही एक वीडियो बना के मुंबईकर को और बीएमसी ने भी आह्वान किया था कि कृपया आप जिस तरह से मौसम चल रहा है तो आप बिना काम के बाहर मत आइए और बी केयरफुल। झाड़ पेड़ के नीचे बिजली का खंबा है, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ भी पार्क मत कीजिए। ये जो घटना घट रही है बहुत दुर्दैवी घटना है। हम इसका समर्थन नहीं कर रहे, ना ही हम लोग प्रशासन को हम लोग ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे कार्रवाई करना है वहाँ पे हम लोग करें। मुंबई के लिए ये नई मुसीबत है। पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जो आफत और बढ़ा चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो अलग अलग इलाकों में 250 पेड़ गिरने की घटना सामने आ चुकी है। कुर्ला और गोरेगांव में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। बात करें कहां पेड़ गिरे हैं तो कुर्ला, खाटकोपर, गोरेगांव, अंधेरी, माटुंगा, दादर और वर्ली में पेड़ों ने तबाही मचा दी है। समीर बिसे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। समीर, एक तरफ मौसमी मार है, आसमान से लगातार आफत बरस रही है, जगह जगह मलबा गिर रहा है, तो दूसरी जगह ये पेड़ गिरने की जो घटनाएं हैं ये कितनी दुखदाई है मुंबई वालों के लिए और इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? बिल्कुल, निपटने के लिए कोई बड़ी तैयारी हमें प्रशासन की ओर से नजर नहीं आती। उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से पेड़ गिर रहे हैं उस पर किसी तरह का पहले ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रशासन शायद उसको जिस तरीके से पेड़ गिर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ मुंबई शहर में है, उनकी डालियां मानसून के पहले काटी जानी चाहिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन की एक व्यवस्था जो होती है उसके तहत पेड़ों की छटाई बेहद ज़रूरी होती है। जिस वक्त हम ये पेड़ भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सारा का सारा जो पेड़ है, इस वक्त माटुंगा ये जो 5 गार्डन का इलाका इसे कहते हैं, काफ़ी मशहूर ये इलाका है, वहाँ पर एक प्रीमाइसेस से होता हुआ बिल्कुल दूसरी प्रीमाइसेस में ये एंटर कर गया है। और सामने जो हम बड़ी सी इमारत देख रहे हैं वो एक स्कूल है। स्कूल के प्रीमाइसेस की उसकी ग्रिल वगैरह तोड़ता हुआ ये सारा का सारा पेड़ अंदर घुस गया है और इसे काटने का काम जो है, इसकी डालियाँ, इसकी शाखाएँ काटने का काम हो रहा है। कमोवेश यही स्थिति हर उस जगह की है प्राची, जहाँ पर पेड़ गिर जाता है उसके बाद प्रशासन पहुँचता है और डालियाँ काट कर सड़क खुली करने की कोशिश करता है। यहाँ तकरीबन 8 बजे की ये घटना है, लेकिन अभी तक ये सड़क खुली नहीं हो पाई है। ये इस वक्त भी हम दिखा देते हैं एक बार नज़ारा किस तरीके से ट्रैफिक पे जो यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं वो यू टर्न मारती हुई वापस दोबारा चली जा रही हैं। ये स्थिति मुंबई के लगभग हर उस सड़क की अभी नज़र आती है जहाँ कहीं बड़े पेड़ हैं विशालकाय, वो लगातार गिर रहे हैं। उसमें सिर्फ गिरने की वजह से लोग चोट तो खा ही रहे हैं, उसके साथ मृत्यु भी हो रही है। क्योंकि एक घटना जो साकिनाका की सामने आई, दूसरी गोरेगांव की उस आर्य कॉलोनी की थी जहाँ एक 18 वर्षीय लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह स्थिति है प्राची मुंबई की कि आफत तो एक और बारिश ही बनी हुई है। बिल्कुल, और समीर इस आफत से निपटने के लिए, क्योंकि पहली बार नहीं है ना कि जब मुंबई पर आसमानी आफत बरसे, हर साल मानसून ऐसे ही दस्तक देता है, उससे पहले मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की जाती बीएमसी की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से सटे पालघर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पालघर में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पालघर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें पालघर के विरार वेस्ट इलाके की है। पानी से लबालब भरी सड़कों से गाड़ियां गुजर रही हैं, लोगों को पानी में डूबकर आवाजाही करनी पड़ रही है। हर तरफ आफत और मुसीबत की ही तस्वीर देखने को मिल रही है। ये पालघर की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे सड़क नहीं बल्कि कोई नदी हो। पानी का प्रवाह भी बहुत तेज है, फोर्स भी बहुत तेज है और इस तरीके से लोग परेशान हैं कि इस पानी से ही 2-4 होकर लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। पानी ऐसा नहीं कि थोड़ा पानी भरा हो, पानी कई फीट भरा है। पानी की लहर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि कोई नदी है और इसी से वाहनों को गुजरकर निकलना पड़ रहा है। और यही नाकामी होती है सिस्टम की। बारिश से पहले क्या नालों की सफाई नहीं करवाई जाती, क्या तैयारियों को जांचा परखा
नहीं जाता। आखिरकार वो सड़कें जिस पर जो गाड़ियां हैं वो फर्राटे भरती हैं, वो पानी के आगे बेबस क्यों हो जाती हैं, ये बड़ा सवाल है। अब आइए आपको रत्नागिरी की तस्वीर भी दिखा रही हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ भी लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बाधित हो गई है और सड़क के दोनों तरफ इस वक्त ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। दरअसल पहाड़ से मलबा आता है और वो मलबा सड़क के बीचों बीच आकर गिरता है, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है और फिर लंबे जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको गाड़ियों की एक लंबी लाइन नजर आ रही होगी और ये जो नज़ारा है ये सड़क के दोनों तरफ है, यानी सड़क के दोनों तरफ इस वक्त जाम लगा हुआ है। और अभी जो टीमें हैं, प्रशासनिक टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और जेसीबी हैं, मलबे को हटाकर इस रोड को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुणे में भी आज मूसलाधार बारिश आ रही है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये गाड़ियां डूब रही हैं। और ये सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि पालघर में भी ऐसे ही हालात हैं। सड़कें नदियां बन चुकी हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये पालघर के विरार की तस्वीरें भी हैं और लोग देखिए इन्हीं पानी से गुजरकर या ऐसे ही पानी से गुजरकर अब निकल रहे हैं। गाड़ियां इन्हीं सड़कों से निकलकर गुजर रही हैं। अब जिन लोगों के ज़रूरी काम हैं, जिन लोगों के दफ्तर खुले हैं, उन्हें तो घर से बाहर निकलना ही होगा, उन्हें तो वाहन का इस्तेमाल करना ही होगा। कुछ लोग पैदल भी हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ लोग गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गाड़ियों का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है वो आप देखिए। जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो भी डूबी हुई हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए पालघर की है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं बल्कि नदी से होकर ये जो वाहन है, जो ट्रैक्टर हैं, ये गुजर रहे हैं। और इसी बीच देखिए बाइक सवार इन लहरों से दो चार होकर बैलेंस खो देता है और ऐसे में हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। कुदरत का कहर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, एमपी से गुजरात तक कुदरत ने भयंकर तबाही मचाई है। मुंबई में क्या हालात हैं वो तो मैंने आपको दिखाया, अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या हाल है ये भी आपको दिखाती हूँ। क्षिप्रा नदी उफान पर है, कई मंदिर डूब गए हैं, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के चलते हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड के बाद नाले में उफान आ गया है, जिसके चलते सड़कें पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। बात गुजरात की, गुजरात में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अमरेली में नदी के तेज बहाव में हाईवे का एक पूरा हिस्सा बह गया है। हाईवे बंद होने से 20 गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते अमरेली में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमरेली से जो डरावनी तस्वीर आई है वो आप देखिए, सड़क का एक हिस्सा कैसे बह गया और एक बड़ा जो गड्ढा है वो पैदा हो गया, या एक दरार बड़ी पैदा हो गई इस सड़क के बीचों बीच, और जो जहां था वहीं पर फंस गया, जिसकी वजह से 20 गांव का संपर्क जो है वो अमरेली से टूट गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे बंद होने से 20 गांव का संपर्क टूटा है। अब देखिए पानी का बहाव आप देखिए ना, कितना तेज पानी का बहाव है। अब ये जो रोड बनाई गई थी, ये रोड भी बेबस रही इस पानी के बहाव के आगे और इसका एक हिस्सा बह गया और इसके बीचों बीच से नदी बहने लगी। अब आइए आपको रुद्रप्रयाग की भी तस्वीर दिखाते हैं, उत्तराखंड की, जहां आसमानी आफत ने भारी तबाही मचाई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। महादेव की विशाल प्रतिमा भी सैलाब में डूब गई है। महादेव की सिर्फ जटाएं ही नजर आ रही हैं, बाकी हिस्सा डूब चुका है। भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में हाहाकार मच गया है। ये आप देखिए तेज पानी का सैलाब है, तेज धार है, यानी कि फोर्सफुली पानी बह रहा है और जो महादेव की प्रतिमा है वो पूरी तरीके से डूब गई है। सिर्फ जटाएं ही नजर आ रही हैं। अब देखिए कोई छोटी मोटी मूर्ति तो है नहीं, एक विशालकाय मूर्ति है महादेव की जो कि सैलाब में डूब गई है। और इसके बाद सड़कों पर जो लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ रहा है, उसकी वजह से आफत और दुगनी हो रही है। इस लैंडस्लाइड के बाद मलबे को हटाने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाता है, लेकिन इस मलबे को हटाने में कई घंटे लग जाते हैं और तब तक सड़कें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चमोली की है, उत्तराखंड के चमोली जिले की तस्वीर है और यहाँ पर भी पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आ गया है, मलबा आ गया है और ये मलबा अपने साथ बोल्डर लेकर आता है। बोल्डर का मतलब ये कि बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरते हैं, जिसकी चपेट में कई बार वाहन भी आते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। चुनौती ये रहती है कि चूंकि सड़कें बाधित हो जाती हैं, लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, ऐसे में प्रशासन को तुरंत एक्टिव होकर मलबे को हटाना पड़ता है। कई घंटों का वक्त इसमें लगता है, तब तक लंबा जाम लग जाता है। यही काम उत्तराखंड के चमोली में भी हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा सड़कों पर आया है उसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है।